हाँ जी, ये क्वेश्चन आपका जो आपको असाइनमेंट शेयर की थी उसका क्वेश्चन तीसरा है वेटेड एवरेज का। जब हमें रेट चाहिए होता है तो आप लोग करते क्या हो कि आपके पास जितना भी लोन हो उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाइड बाय, अगर ये करते हो तो आपके पास इंटरेस्ट आता है, ऐसा ही है। और अगर आप 100 मल्टीप्लाई में मंथ ओवर 12 करते हो तो क्या आता है? आउटस्टैंडिंग लोन। ओके, अगर मैं आउटस्टैंडिंग लोन को रेट से मल्टीप्लाई कर दिया करूं तो फिर भी इंटरेस्ट आ जाएगा। एक तो होता है ना लोन को टाइम से मल्टीप्लाई करो और रेट से। अगर लोन आपको गिवन ही आउटस्टैंडिंग हो, इसका मतलब है वो टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई हो चुका है। ये जो एवरेज लोन है, वेटेड एवरेज लोन है, ये ऑलरेडी टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है। अब इसका टोटल करेंगे तो ये वेटेड एवरेज लोन आ जाएगा कितना? 5000। अब आप इंटरेस्ट फाइंड कर लो। ये इंटरेस्ट डायरेक्ट आप इस पर अप्लाई कर दो, टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है, दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 2200 का 12.5% लें, कितना बनता है? 275,000 में तो ये वैल्यू वैसे है 275, और 2800 का 13.6%, 380.8। इसका टोटल कर लें 655.8। तो हमारे पास कैपिटलाइजेशन रेट कैसे आ गया? इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय लोन मल्टीप्लाइड बाय, ठीक होगी बात? ओके, चलिए जी जी, क्या कंप्लीट हो रही है? देखिए, बिल्डिंग जो मर्जी हो, जब कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करते हैं ना, उसका ताल्लुक बिल्डिंग के साथ कुछ नहीं है, सस्पेंशन पीरियड के साथ नहीं है। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन का रेट सिर्फ दो चीजों के साथ है, इंटरेस्ट साल भर का बनता कितना है जर्नल, और उसका वेटेड एवरेज लोन कितना है। ना इसका सस्पेंशन पीरियड के साथ ताल्लुक होगा, ना एसेट के कंप्लीट होने के साथ ताल्लुक होगा, ठीक होगी बात? वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन का ताल्लुक कैपिटलाइजेशन के साथ हरगिज नहीं है, उसका ताल्लुक साल भर का इंटरेस्ट कितना बनता है। चलिए जी, आज एक सवाल करते हैं, कोशिश करते हैं कि 2 सवाल हो जाए, अगर 2 नहीं तो 1 तो पक्का है ना। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ चीजें सवालों के साथ भी सीखेंगे। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो, और रिक्वायरमेंट आपने मुझे समझानी है। लिखा हुआ है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। इसका क्या मतलब है? टोटल बोरोइंग कॉस्ट, या जो एसपीएल को चार्ज करनी है वो टोटल बोरोइंग कॉस्ट। फिर आगे पोर्शन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, ये बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। ओके होगी बात? चले जी, रिक्वायरमेंट की समझ लग गई कि एक तो टोटल बोरोइंग कॉस्ट फाइंड करनी है, और दूसरा कितनी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर रही है। अब सवाल पढ़ लेते हैं। इन द बोर्ड मीटिंग Fifteenth of December 13, management of Power Limited decided to construct a qualifying asset amounting to rupees 1 million। 1 मिलियन में आप बनाना चाहते हो एक क्वालिफाइंग एसेट। The management of Power Limited approached to a bank to finance a project, but bank agreed to finance only 50%। वो कहता है कि अभी बैंक ने कहा है कि भाई साहब सिर्फ 50% पैसे हम दे सकते हैं, मतलब 5 एट द रेट ऑफ 15%। द लोन वाज सैंक्शन, लोन कब मिल गया? अच्छा, ये डेट कंसीडर करना जरूरी है कि लोन कब मिला, क्योंकि हमने कैपिटलाइज करना है तो पता होना चाहिए। एंड वाज इमीडिएटली पुट इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी, ये वही बात होगी कि हमने लोन लिया और अकाउंट में ही रखवा दिया।
Management of the company decided to utilize the general purpose loan to finance the remaining balance 500,000. कहता है 5 लाख तो चलो बैंक दे देगा और 5 लाख का बैलेंस जो हम ओवरड्राफ्ट या रनिंग फाइनेंस या जो अदर हमारे पास सोर्स हैं वहां से पूरा कर लेंगे. कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट स्टार्टेड. और ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 1 जनवरी लोन मिला 28 दिसंबर को, कंस्ट्रक्शन शुरू हुई 1 जनवरी को. किस दिन से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हुई? अभी एक बात रहती भी है. Following is the schedule of payment made by Power Limited in connection with the construction of qualifying asset. पहली पेमेंट उसने की 1 जनवरी को. अब डिसाइड कब होगा? 1 जनवरी 14 को कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे. 2 लाख आपको बैंक ने पैसा दिया कितने? 5. फिर आपने अप्रैल में 2 लाख पे किया, फिर आपने जुलाई में 2 लाख पे किया. लो जी 5 लाख तो आपका खत्म हो चुका था. 2 लाख 2 लाख और फिर 2 लाख 6 लाख, उसमें से तो 1 लाख का आपका बचा पड़ा था. तो अगला जो 1 लाख है वो हम जनरल बोरिंग से पे करेंगे. और फिर जो अक्टूबर में पे किया वो भी कहां से पे होगा? मैनेजमेंट डिसाइडेड टू इन्वेस्ट अनयूटिलाइज्ड बैलेंस 8%. 1 जून और 1 जुलाई को 31 जुलाई को काम आपका सस्पेंड रहा. फॉलोइंग लोन, उसने आपको लोन दे दिया स्पेसिफिक 3 जर्नल. कहता है जो दूसरा जर्नल लोन है ना वो हमने फुली पे कर दिया और तीसरा लोन जो है वो भी हमने पे कर दिया. वो किस डेट को पे किया? कहता बाकी सारे लोन पूरे साल तक रहे. कहता था कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट वाज नॉट कंप्लीटेड, मतलब हमारी कंस्ट्रक्शन अभी तक पूरी नहीं. अकाउंटिंग ईयर एंड वाज 31 दिसंबर 2000. बस आपने एक काम करना है, मुझे इसका कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करके दें. जल्दी से कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करें. उसकी इंफॉर्मेशन यहां से लेकर यहां तक 3 मिनट आपके पास हैं. इन 3 मिनट के अंदर अंदर कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड हो जाना चाहिए. ये आप अपनी असाइनमेंट से क्वेश्चन निकाल सकते हो. ये पेज नंबर 114 पे है. आपके असाइनमेंट में भी ये सवाल है. कितना?
13%। अच्छा, वैसे मैंने ये देखा है कि सवाल को थोड़ा सा गलत भी करो तब भी 13% आ रहा है और इसका सही आंसर भी 13%। अब मुझे ऐसा बताया कि इंटरेस्ट फॉर द ईयर कितना है, इससे सही पता चला। इंटरेस्ट फॉर द ईयर कितना 152, अब देखा ना 143 ट्रिपल, और आउटस्टैंडिंग लोन कितना है 11,000। चलो फाइंड कर लो, 1 मिनट और ले लो, करो जरा अपना अपना। ग्यारह लाख और इंटरेस्ट फॉर द ईयर पहले आपका कितना आ रहा था, क्यों? अच्छा, जब कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करते हैं ना, स्पेसिफिक लोन को कहीं इकट्ठा ना कर लेना। स्पेसिफिक लोन अगर दो हूं तो दोनों का अलग अलग रेट इस्तेमाल होगा। कैपिटलाइजेशन रेट किसका इस्तेमाल करते होते हैं, जनरल बोरोइंग का। चलो चेक कर लो जरा, जिसका आंसर नहीं आ रहा। पहले एक बात मुझे बताएं, ये जो आपने पहला लोन है ना वो लिया था 1 to 14 को, आपने 2014 में कितना इंटरेस्ट पे करोगे इसका? 2014 का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 11 महीनों का। फर्स्ट फेब को लिया और दिसंबर 2014 तक। जो दूसरा लोन है वो कब लिया और 30 नवंबर को वापस रीपे भी कर दिया। इसका मतलब है हमें जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो 1 मार्च से लेकर 30 नवंबर तक, क्योंकि आपने 1 मार्च को लोन लिया, नवंबर को वापस भी कर दिया, तो आपको इंटरेस्ट कितने टाइम का पड़ेगा? 9 मंथ का। थर्ड लोन 1/1/14 को लिया और अक्टूबर में वापस भी पे कर दिया। अब इसका मतलब है इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 10 महीनों का। याद रखिए, कैपिटलाइजेशन रेट के लिए सस्पेंशन पीरियड का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक कैपिटलाइजेशन के साथ वो है ही नहीं, वो जो फॉर्मूले में जाते हैं। इसका ताल्लुक सिर्फ रेट फाइंड करने की हद तक है। और अगर हम इसको फॉर्मेट के साथ करें, यहां पर हम ऐसा ले लेते हैं लोन, यहां पर हम लिख लेते हैं रेट, यहां पर हम टाइम लिख लेते हैं, और यहां पर इंटरेस्ट, यहां पर आउटस्टैंडिंग लोन। कितने बैंक हैं? 3, 1 2 3। पहला लोन कितना है? 6 लाख। दूसरा लोन कितना है? 4 लाख। तीसरा लोन कितना है? मतलब ये लोन 2014 में है, लिए हैं या अभी भी मौजूद हैं। पहले का रेट क्या है? 12%। दूसरे का 14%। तीसरे का हमने टाइम लिखना है कि कितना टाइम हमारा लोन आउटस्टैंडिंग रहा या कितने टाइम का हमारा 2014 में इंटरेस्ट बनता है। लोन एक कितना बन रहा था? 11 महीनों का, तो उसे लिख सकते हैं 11/12। दूसरे का 9, वो हमने अभी किया। तीसरे का, तो क्या अगर हम पेपर में कुछ ऐसा लिख लें, इस कॉलम का नाम लिख लेते हैं ए, इसका, और अगर मैं ये लिख दूं a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय, तो क्या फाइंड होगा भला? इंटरेस्ट। मतलब लोन मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। पहले का कितना बनता है? 66,000
42,000 30 टोटल 143,000। ओके की बात। अगर मुझे आउटस्टैंडिंग लोन चाहिए तो मैं लिख दूं जरा इसको A मल्टीप्लाइड बाय C, भाई ऐसे ही होगा क्योंकि लोन मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर, और कभी वो खुद आउटस्टैंडिंग लोन भी दे देता है, फिर आउटस्टैंडिंग लोन पर रेट अप्लाई कर दो, इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ जी, कितना आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, A को C के साथ, 555,000 550 ला कर लेते हैं। हाँ जी 3 लाख, फिर 250,000, ये बन गया टोटल। हमें चाहिए था कैपिटलाइजेशन रेट, तो कितना आता है इंटरेस्ट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट फॉर द ईयर है 143,000 और आउटस्टैंडिंग लोन है 1100 मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा, कुछ लोगों ने इसका सस्पेंशन पीरियड लिया था, किसी ने, बड़े जीनियस हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारी कोई भी चीज काम की नहीं रह गई, बस ये इंफॉर्मेशन अब काम की है, इसलिए हम इसको मजीद बड़ा कर लेते हैं। पहले टोटल बोरोइंग कॉस्ट फाइंड कर लें या कैपिटलाइजेशन वाली? पहले कैपिटलाइजेशन फाइंड करते हैं फिर टोटल करते हैं, क्योंकि मेन टारगेट हमारा पेपर में होता है टोटल बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। आओ जरा नाम लिख देंगे कंपनी का और रिक्वायरमेंट लिख देंगे, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। ओके, हाँ जी, यहां पर लिख लेते हैं रुपीस। स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट, स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट में क्या आता है? इंटरेस्ट आता है, इसमें तो है ही नहीं, टेम्पो इनकम आती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग 1 लिखें 2 लिखें, भला क्यों? वो जो कैपिटलाइजेशन रेट की वर्किंग की है वो वर्किंग 1 है, और फिर लिखेंगे जनरल बोरोइंग कॉस्ट, एक लाइन का इजाफा, जनरल बोरोइंग वर्किंग नंबर 3। इसमें कॉस्ट इनकम है। ऊपर हेडिंग क्या है? बोरोइंग कॉस्ट टू बी। पेपर में मैंने पहले भी बताया था, फेल होने की एक वजह सवाल गलत करना नहीं, गलत रिक्वायरमेंट करना है। रिक्वायरमेंट्स में जैसे अभी आपने फॉर्मेट रटा हुआ है जी, पहले कॉस्ट इनकम लिखनी है फिर मैं कॉस्ट लिखूं, जवाब जो भी पूछे हमने यही लिखना है क्योंकि हमें ये आता है। बाकी सब्जेक्ट्स में सबसे कम रेट है इस चीज का, ऑडिट में सबसे ज्यादा है। मतलब ऑडिट में स्टूडेंट इस वजह से कोई नहीं फेल होता कि उसने लिखा गलत है, सही लिखा है बट इतना लिख दिया है कि रिक्वायरमेंट से ज्यादा। बिल्कुल वो डॉक्टर बंदा बन जाता है कि एक मरीज आता है किसी मसले के लिए तो उनको सारियां टैबलेट दे दो कोई तो लगेगी, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप ना एक चीज उसने पूछी होती है 4 चीजें बता के आते हैं, तो इससे भी वो गलत कर देता है। और फिर बंदे को ये भी नहीं समझ आ रही होती, सही तो लिख कर आया हूं फिर क्यों फेल, तो वो बंदा शुगर से फिर मरता है, ज्यादा मीठा हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखना है रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले आ जाए, इंटरेस्ट कितना आएगा? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15%,
मल्टीप्लाइड बाय 10/12। किसी को इतराज है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो आंसर लिखने लगा। लिख दें? वो 5 लाख का 15% रेट है और टाइम पूरे साल में से 2 महीने सस्पेंड हो गए थे, जून और जुलाई। ठीक होगी बात? टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 2, टेम्पो इनकम। क्या लिखते होते हैं? इसका फॉर्मेट क्या है? डेट, बैलेंस, मल्टीप्लाइड बाय रेट, मल्टीप्लाइड बाय, हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट। ये कौन करवाएगा? कहां से डेट लिखना शुरू करते हैं? पहली डेट कहां से लिखते हैं? पहली डेट कौन सी लिखते हैं? जिस दिन से इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना शुरू होता है, वो डेट कौन सी बन रही है? 1114। कौन सी डेट बन रही है? 1114। 1114 से अगली डेट हुजैफा कौन सी लिखेंगे? 3 डेट में से विच वन इज अर्लियर? नेक्स्ट पेमेंट, एसेट कंप्लीशन, ईयर एंड। तो नेक्स्ट पेमेंट की डेट बताओ। सवाल ना निकालो ना, पेज नंबर 14, जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। क्वेश्चन अपने सामने रखो। मैं बार बार तो इसको सवाल की तरफ नहीं जा सकता। जो असाइनमेंट शेयर की हुई है ग्रुप के अंदर, उसको निकालो जरा। मिल गया? क्वेश्चन नंबर 12 है। हाँ जी, मिला? चलिए जी, अगली पेमेंट की डेट 1 अप्रैल 14। तो 1/4/14 आपने लिया था 5 लाख। 5 लाख में से पे कितना कर दिया? 2 लाख। आपका बैलेंस कितना रह गया था? 3 लाख के ऊपर आपको टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी मिल रही है? 8%। और कितना टाइम बंद है? 3/6,000। हाँ जी, ये बात समझ लगी? 5 लाख पड़ा था, 2 लाख पे हो गया। फिर 1/4/14 से 1/7 आपके पास कितना बैलेंस रह गया था? 3 लाख। 2 लाख तो गया, बस कितना गया? 1 लाख। रेट, टाइम, 3 महीने बनते हैं, लेकिन जून और जुलाई सस्पेंडेड है तो जून इसके अंदर आ रहा है। बनते 3 महीने हैं, लेकिन 1 महीना सस्पेंशन का इसके अंदर कवर हो रहा है, तो हम कितना लिखेंगे? 2/12। अच्छा, मैं अगर इसी फैक्टर को 1/12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगी एसपीएल वाली टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। याद रखें, जब सस्पेंशन पीरियड आए टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम में, तो जितना टाइम माइनस कर देते हैं उसी टाइम को अगर मल्टीप्लाई कर ले तो वो किस चीज की अमाउंट आ जाएगी? एसपीएल में कितनी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम जानी है। हम लिख लेते हैं सेम इसी फैक्टर को यहां पर। 1 लाख ये आपका एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लाइड बाय 8%, मल्टीप्लाइड बाय 1/12। कितना आंसर आ गया? 667। 1 लाख का 8% मल्टीप्लाइड बाय 1/12। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं फिर। 1/7/14 से अगली डेट कौन सी है? 1/10। आपके पास कितना पैसा पड़ा था? पेमेंट कितनी की? 2 लाख। बैलेंस कितना आ गया? -100,000। बैलेंस कितना आ गया? -100,000। लो मेरे भाई,
बैलेंस आपका पॉजिटिव की बजाय बैंक के अंदर नेगेटिव हो गया, और जब नेगेटिव बैलेंस हो जाए इसका मतलब है आपने जनरल बोरोइंग इस्तेमाल करना शुरू कर दी है, इनकम आना बंद होगी, इंटरेस्ट आना शुरू। और कौन सा इंटरेस्ट? जनरल बोरोइंग। जनरल बोरोइंग का इंटरेस्ट लेते कैसे हैं? जिस दिन जनरल बोरोइंग का पैसा इस्तेमाल करोगे ना, जिस दिन जनरल बोरोइंग का पैसा इस्तेमाल करोगे उस दिन एट द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो हमने जनरल बोरोइंग से कितना पैसा इस्तेमाल कर लिया? 1 लाख। यहां तक तो क्लोज कर दो ना, 7, या तो यहां से फर्दर स्टार्ट कर दो या वर्किंग नंबर 3 कर लो, जो आपका दिल करे। यहां से जो नेगेटिव आएगा तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो इनकम नहीं बल्कि एक्सपेंस होगा। ठीक होगी बात? आपका 1 लाख पड़ा हुआ था ना, पे कितना किया? तो बाकी रहा कितना गया? -1। तो इनकम किस पे लेना चाहते हो? तो यही हुआ। तो -100,000 का मतलब क्या है? आपने जर्नल से 1 लाख पे किए। 1 लाख तो 1 लाख पड़ा था, पे 2 लाख किया, तो जर्नल से कितना किया? 1 लाख। जब तक आपका स्पेसिफिक खत्म नहीं होगा ना तब तक आप जनरल बोरोइंग से पेमेंट, और 3 में से पेमेंट्स होती है मोस्टली। पहला इक्विटी फंड, मतलब अगर बिजनेस ने कोई अपना ही पैसा उस प्रोजेक्ट के लिए रखा है तो पहले पेमेंट वहां से होती है, वो खत्म हो जाए तो फिर पेमेंट कहां से स्टार्ट करते हैं? स्पेसिफिक से। वो खत्म हो जाए तो जनरल से। हाँ जी, वर्किंग 3 जनरल बोरोइंग कैपिटलाइजेशन कर ले। जनरल बोरोइंग कैपिटलाइजेशन जी। आप मुझे बताएं जनरल बोरोइंग का पहली दफा आपने कितनी अमाउंट इस्तेमाल की, कब और कितनी अमाउंट? सेम डेट, ये एज इट इज कॉपी करनी है। 1/7/14 को, और कब तक? 1/10। आपने 1 लाख इस्तेमाल कर लिया जनरल बोरोइंग का। 13% के हिसाब से कितना टाइम बनता है? 7, 8, 9, 2/12। यहां सस्पेंशन पीरियड लेना है क्योंकि ये हम एसेट की वर्किंग कर रहे हैं। कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करते वक्त सस्पेंशन पीरियड नहीं लेना जी। कितनी अमाउंट आ गई? 2167। 2167। चलो 1/10 14 से लेकर नेक्स्ट डेट बताइए कैसा जी? हाँ, तो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट 13% ही तो है। जनरल बोरोइंग के ऊपर कौन सा रेट लगना है? अगर किसी एक बैंक से लोन ले, अगर किसी एक बैंक से लोन ले तो वही रेट इस्तेमाल करते हैं। अगर एक से ज्यादा हो तो उसका वेटेड एवरेज निकालते हैं, वो भी जनरल बोरोइंग में। स्पेसिफिक बोरोइंग में 2 बैंकों से लोन लिया हो, अलग अलग रेट इस्तेमाल होगा। ये वर्किंग होती जनरल बोरोइंग की है। कब तक? ईयर एंड। आपने 1 लाख तो पहले लिया हुआ था, 2 लाख और बन ले लिया, तो टोटल जनरल बोरोइंग कितनी होगी आपके ऊपर? आपने 3 लाख इस्तेमाल कर लिया। 1 लाख पहले था, 2 लाख और ले लिया। रेट क्या है? 13%। और टाइम क्या है इसका? 3/12। लो जी, ये जो अमाउंट आएगी ये है जनरल बोरोइंग टू बी कैपिटलाइज्ड। जनरल बोरोइंग कॉस्ट टू बी कितनी अमाउंट? 1119 आप बताएं। ठीक है, हाँ जी, अब लिख दें इसको। वर्किंग हमारी पूरी हो गई है, कोई लिख नोट कर रहा है? चलो कर लो नोट भी। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी आई थी?
7,333 माइनस, और जनरल बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होगी? लो जी, 6 to 500 में से 7,333 माइनस 11,917 ऐड 6,704 08। हाँ जी, ये आपके पास आ गया borrowing cost to be capitalized total, borrowing cost to be capitalized। हाँ जी, ये है टोटल वर्किंग, दोनों साइड पर वर्किंग है और साथ ही उसका आंसर है। ठीक है, अब हम चले टोटल बोरोइंग कॉस्ट पे। टोटल बोरोइंग कॉस्ट का मतलब है विदाउट कि कितना कैपिटलाइज हुआ नहीं हुआ, जितना इंटरेस्ट बनता है सारे का सारा उस साल का, ये नहीं कि पिछले 4 सालों का भी साथ ले लो, उस साल का। तो आए जरा टोटल कॉस्ट की फाइंड कर ले, टोटल बोरोइंग कॉस्ट की वर्किंग कर ले। टोटल बोरोइंग कॉस्ट, जी मेरे भाई, स्पेसिफिक बोरोइंग 5 लाख था, क्या रेट था? मल्टीप्लाइड बाय 2/12, पूरा साल। वजह, हम टोटल बोरोइंग कॉस्ट फाइंड करने जा रहे हैं, तो कितनी अमाउंट आ गई? 70। जनरल बोरोइंग कॉस्ट 143,000। ये जो आप कैपिटलाइजेशन रेट के लिए फार्मूला नहीं इस्तेमाल करते और वहां पर एक आता है इंटरेस्ट फॉर द ईयर, वही तो होता है इंटरेस्ट फॉर द ईयर। पूरा खत्म, ठीक। वो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम इज बोरोइंग कॉस्ट, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा है। टोटल जब मुझे टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम कोई बता दे, सवाल आपके सामने किया हुआ है, क्या दिखाऊं? मुझे यहां से देख के ना टोटल टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम बता दे। ठीक ठीक। अच्छा, ये वो लोग जिनका ये जो फ्रेशर है उनकी तो बात नहीं कर रहा, जिन लोगों का अकाउंटिंग का पेपर लगता है कि उनका पहले या 1 या 2 दफा पास नहीं हुआ, या उसके लिए ना एक स्ट्रैटेजी प्लान किया है, उनका ग्रुप बनाया जा रहा है। उनको ना जब ये टेस्ट होगा ना वीकली आपका, तो उनसे ना कुछ अच्छे बच्चों के टेस्ट चेक करवाएंगे, 2 या 1 टेस्ट जो वीकली टेस्ट हुआ करेंगे। जिनके तो सेकंड अटेम्प्ट है वो तो हर हाल में नूरुल ऐन को जाकर अपना नाम लिखवाएं, वो उनका ग्रुप बना देंगी। जब भी वीकली टेस्ट होगा वो किसी भी स्टूडेंट का टेस्ट चेक करेंगी, उनमें से उन्हें 2 चीजों का पता चलेगा, एक क्वेश्चन का उसका फॉर्मेट क्या है, बाकी लोग किस फॉर्मेट से सवाल हल करते हैं, आई कैप का फॉर्मेट क्या है। दूसरा, उसको ये जज हो जाएगा कि चीजें गलतियां होती कैसे हैं। एक तो उसने खुद गलतियां की होंगी, एक जिसका वो पेपर चेक कर रहा होगा उसकी गलती नजर आएगी। और ये लाजमी जिसका सेकंड अटेम्प्ट है उसने लाजमी करना है, कम से कम 2 पेपर चेक करने हैं हर वीकली टेस्ट। ठीक है, जैसे ही टेस्ट होगा ना आपने सोल्यूशन भी ले लेना है और टेस्ट भी ले लेना है, घर जाकर उसको चेक करना है, और उसमें ये चीज जज करनी है कि गलतियां किस किस तरह से पॉसिबल होती हैं और उसका सही रास्ता क्या है। और दूसरा, जो फर्स्ट टाइम वाले हैं वो अगर विलिंग है तो वो भी कर सकते हैं, बल्कि ये बहुत बेस्ट है जी। अपना नहीं, क्लास फेलो किसी का, यानी जब टेस्ट होगा ना
तो नूर के पास सारे टेस्ट अवेलेबल होंगे, उनसे 2 टेस्ट लेकर जाने हैं और सोल्यूशन भी लेकर जाना है कि उसने टेस्ट कैसे हल किया। एक तो आप किसी भी दूसरों की गलतियों पर बंदे की नजर जल्दी जाती है, तो गलतियां आइडेंटिफाई होंगी, और दूसरा आपकी खुद भी इस्लाह होती जाएगी। तो ये लाजमी करना है जो इसकी सेकंड अटेम्प्ट है। जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है वो चाहे तो कर ले चाहे तो ना करे, उसकी अपनी मर्जी, लेकिन है ये बेस्ट तरीका है। अगर आपको लगता है एक दफा करने के बाद आपको लगता है कि उससे थोड़ा टाइम भी लग रहा है, तो आप एक टेस्ट तो लाजमी चेक करें। 2 टेस्ट इसलिए कहता हूं, एक अच्छे स्टूडेंट का हो, एक अपने जैसे का हो। मतलब अच्छे स्टूडेंट से फॉर्मेट का पता चलेगा और अपने जैसे से गलतियों का पता चलेगा कि गलतियां ये भी हो सकती हैं। और फिर आपको एक बात का और अंदाजा होगा कि जो आई कैप का रिजल्ट है ना, वो ज्यादा अच्छा आता है। मतलब जितना रिजल्ट हमें नजर आता है ना, ये आई कैप का ज्यादा रिजल्ट है, ब्लंडर इससे भी ज्यादा होते हैं। तो ये आज ही ना जाकर अपना वो ग्रुप उन्होंने बना लिया होगा, तो अपना नाम लिखवा दें। तो उसमें क्या होगा कि वो मैसेज कर देंगी, तो आपने टेस्ट लेना है तो फिर 1 या 2 दिन के अंदर चेक करके उनको वापस दे देना। चलें जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये हो गया। अच्छा, बात चल रही थी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम पे। ये भी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम है। ये वो है जो नेट हुई, और ये भी जो 1 महीने की सस्पेंड हुई। टोटल फाइंड करना चाहोगे तो उनको माइनस कर दे, फिर ऐड कर देंगे। अगर आपको देखे 1333 तो आपने माइनस की जाकर कहां से 7333, ये टोटल माजरत, ये नीचे वाली अमाउंट है, ऊपर वाली अमाउंट नहीं है, नीचे वाली अमाउंट है। ये 1333 था ना, 333, तो 7333 ये वो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम थी जिसको हमने, और 667 एसपीएल में चार्ज कर दी थी। ठीक होगी बात? तो टोटल कितनी हुई? 8000। टोटल कितनी होगी? 8000। तो 8000 टोटल टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसको लिखेंगे क्या? अगर आपसे ये पूछा जाए कि एसपीएल में कितनी चार्ज होगी, 75,000 माइनस 6 to 500, 12,500, 143,000 टोटल बोरोइंग कॉस्ट जर्नल। इसमें से कैपिटलाइज कितनी हो गई थी? 11, बाकी किधर जाएगी? एसपीएल में कितनी? 131,083। और टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम को भी लिखना है, वो एसपीएल में कितनी जाएगी? 66 है, लेकिन इसको लिखेंगे नेट, नेट कर देंगे। अब बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी होती है, एसपीएल में कितनी जाती है टोटल, और हमने स्पेसिफिक भी पढ़ ली, जर्नल भी पढ़ ली, और टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम का भी जिक्र कर लिया। अब अगर इसी सवाल के ऊपर वो आप लोगों का दूसरी बात कि अगर एसेट्स की कॉस्ट फाइंड करनी है तो एक हेडिंग मजीद ऐड कर दो, कॉस्ट इनकर्ड। अगर आपने एसेट की कॉस्ट फाइंड करनी है तो एक ऐड कर दो कि कॉस्ट। चले जी, कल के लिए आपका सवाल जो आपने घर से करके आने हैं, बोरोइंग कॉस्ट नेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, या आप उसको अलग अलग लिख लें, वो भी बोरोइंग कॉस्ट है बट नेगेटिव समझने से। आपने जो घर से सवाल करने हैं ना, अच्छा ये मुझे याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर 13 कर लें बस फिर, क्योंकि कल आप लोगों का टेस्ट भी तो है।
कल है ना? अच्छा, एसपीएल वाला पॉइंट दोबारा पूछना है। देखिए एसपीएल में वो अमाउंट जाती है, ये बनती है आपके पास टोटल, ये तीनों अलग अलग टोटल बन गई। इनमें से जितनी जितनी चार्ज का कैपिटलाइज कर दी वो तो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी, और बाकी जो बचेगी वो एसपीएल में चली जाएगी। ठीक है जी? 6 to 500 तो ये कैपिटलाइज कर दी थी ना। ये देखिए स्पेसिफिक की कैपिटलाइज इतनी होगी, 75 टोटल बनती थी, 6 to 500 और इसमें क्या था टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, ये 143 टोटल बनती थी, इतनी कैपिटलाइज होगी। अच्छा, आपने क्वेश्चन नंबर 13 करना है इस एग्जाम, इसका सिर्फ इसलिए एक ही दे रहे हैं आज सवाल, वरना कल से फिर 3-3 4-4 सवाल तो होंगे ही, ताकि आप एक अपना कल का टेस्ट ये एक सवाल करके तो बाद में अपना कल का टेस्ट कर लेना। ठीक है? दोनों की पक्का? ये देखें, आप कहते हो किसमें एक ही है? यहां पर देखें, इसके अंदर जून का महीना इस्तेमाल हो रहा था बस, तो यहां पर जून का महीना सस्पेंड किया, जुलाई इसके अंदर कवर हो रहा था, इसके 3 महीने बनते थे लेकिन इसके लिए 2 महीने, जुलाई नीचे जाकर कवर हुआ है, जून ऊपर कवर हुआ है। एसपीएल में क्या मतलब है? अच्छा, एसपीएल की वो इनकम तो आपके पैसे खत्म हो गए थे बैंक के अंदर, आपका बैलेंस नेगेटिव हो गया था, जो टेम्प यहां पर देखें ये अमाउंट, क्योंकि आपके पैसे इस डेट को ही खत्म हो गए थे, 1/4/23 से 1/7 के दरमियान जो पैसे पड़े थे, 2 लाख पड़ा था, 1 लाख पड़ा हुआ था, आपने 2 लाख पे किया, तो आपको तो बैलेंस ही नेगेटिव हो गया, मतलब 1 जुलाई को आपके पैसे बैंक में खत्म हो गए थे, तो अगला महीना तो उसके अंदर फिर जुलाई का महीना वैसे ही नहीं आया, तो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए पैसे बैंक में मौजूद होना जरूरी थे, तो पैसे ही खत्म हो गए, इसलिए तो ये जनरल बोरिंग ये स्टार्ट हुई थी। जनरल बोरिंग स्टार्ट ही तब होती है जब पैसे पिछले खत्म हो। ठीक है जी, चलें जी।